गुड मॉर्निंग क्लास 12th। आज हम बिजनेस स्टडी का चैप्टर नंबर 6 में कुछ आगे पढ़ रहे हैं। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि स्टाफिंग क्या होती है और स्टाफिंग के लक्षण, इसकी विशेषता और इसकी आवश्यकता, ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी आपको। प्रोसेसिंग बताई थी स्टाफिंग की कि उसकी प्रोसेस क्या होती है। उसके बाद मैंने आपको HRM के बारे में बताया था कि ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट होता क्या है, इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। ठीक है। अब मैं इसमें बिजनेस स्टडी में आपको कुछ थोड़ा आगे बताने जा रहा हूँ, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि नियुक्तिकरण यानी कि स्टाफिंग के तत्व क्या होते हैं, तत्व कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला तत्व हमारे पास आता है रिक्रूटमेंट, जिसे हम भर्ती कहते हैं, सिलेक्शन जिसे हम चयन कहते हैं, और ट्रेनिंग जिसको हम प्रशिक्षण कहते हैं। तो ये स्टाफिंग के अंतर्गत तीन अलग अलग प्रोसेस हमारे पास होती है। अब हम इसको डिटेल में समझ लेते हैं कि भर्ती, प्रशिक्षण और चयन क्या चीज़ होती है। तो ये स्टेप बाय स्टेप होगा। सबसे पहले हम भर्ती की बात करेंगे, फिर चयन की बात करेंगे और फिर सिलेक्शन की बात करेंगे। तो मैं मेरे अलग अलग वीडियो में इन तीनों चीज़ों को आपको समझाऊंगा। पहले अपन बात करते हैं भर्ती की। हम लोग पहले भर्ती को समझ लेते हैं कि भर्ती क्या चीज़ है। तो मीनिंग ऑफ रिक्रूटमेंट, मीनिंग एंड डेफिनेशन, भर्ती से आशय और परिभाषा। भर्ती करने से आशय उस क्रिया से होता है जिसके द्वारा संगठन के रिक्त पदों पर काम करने के इच्छुक व्यक्तियों का पता लगाकर उन्हें आवेदन पत्र देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। भर्ती करने का उद्देश्य पर्याप्त संख्या प्रार्थियों को प्राप्त करना है। भर्ती एक सतत प्रक्रिया है जिसके द्वारा कर्मचारियों की आवश्यकता की पूर्ति की निरंतरता बनाए रखी जा सकती है। भर्ती मानव शक्ति के पूर्वानुमान पर आधारित चयन प्रक्रिया का प्रारंभिक बिंदु होता है। ठीक है। तो भर्ती जो है उसके अंतर्गत क्या आता है कि जो रिक्त पद होते हैं उस पर काम करने के इच्छुक व्यक्तियों का पहले पता लगाया जाता है। उसके लिए क्या होता है कि रिक्रूटमेंट पहले निकाला जाता है। एट एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं आपको समझाऊँ तो आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे ऑनलाइन फॉर्म निकलते हैं गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, जैसे बैंकिंग, उसके बाद पटवारी, उसके बाद पुलिस, SSC, ऐसे कई सारी वैकेंसियां हमारे MP ऑनलाइन के थ्रू हम तक पहुंचती है। तो ये क्या होता है कि भर्ती रिक्रूटमेंट करने वाले व्यक्तियों का पता लगाया जाता है। तो जिसकी जो उस जॉब के लिए वैलिड होगा या जो वैलिड नहीं होगा, जिसकी इच्छा होगी कि यार मैं ये काम कर सकता हूँ, वो क्या करते हैं कि आवेदन फॉर्म भरते हैं जिसे रिक्रूटमेंट कहते हैं। रिक्रूटमेंट के लिए उसने आवेदन फॉर्म आपसे भरवा लिए गए हैं। ठीक है। जैसे एट एग्जाम्पल 2018 में हमारे पूरे MP में पटवारी का वैकेंसी निकला था। लगभग 9,000 वैकेंसियाँ हमारे MP में निकली थी। उसके लिए लगभग हमारे सिर्फ इंदौर ज़िले से ही 15 लाख फॉर्म डाल दिए गए थे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि भर्ती के लिए उन्होंने इच्छुक 15 लाख व्यक्तियों को पता कर लिया कि 15 लाख लोग जो है इंदौर ज़िले से इच्छुक हैं उस जॉब के लिए। अब उसके बाद क्या होता है कि इनकी सिलेक्शन की प्रक्रिया होती है, जो कि मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि सिलेक्शन कैसे किया जाता है। फिर वो सिलेक्शन करने के बाद अब उसे क्या करते हैं, फिर ये अगर उनमें से कुछ जो व्यक्ति सिलेक्ट हो गए हैं उन्हें फिर वो ट्रेनिंग देते हैं। उन्हें फिर क्या किया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है और फिर डायरेक्शन दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको जो है मेरे अगले वीडियो में एक एक करके बताते जाऊँगा कि डायरेक्शन क्या होगा, ट्रेनिंग क्या होगी और सिलेक्शन क्या होती है। तो अभी हम रिक्रूटमेंट पे वापस आते हैं। मेरे हिसाब से आपको इसका मीनिंग समझ में आ गया होगा कि मीनिंग भर्ती क्या होती है, रिक्रूटमेंट क्या होती है। अब इसकी डेफिनेशन के अंतर्गत फिलिप्पो के अनुसार भर्ती भावी कर्मचारियों की खोज करने तथा उन्हें संगठन में रिक्त पदों के लिए आवेदन करने हेतु प्रोत्साहित करने की प्रक्रिया होती है। तो भविष्य के लिए हमें हमारे संगठन की खोज करना है, यानी कि जितने लोगों ने
आपको आवेदन दे रखे थे, अगर मान लो कि उसमें से हम कुछ व्यक्तियों को सेलेक्ट कर देते हैं, सिलेक्शन हो जाता है और कुछ का नहीं हो पाता है, तो हम उन्हें भविष्य के लिए स्टोर करके रख सकते हैं कि भविष्य में हमें जब भी आवश्यकता होगी हम इन व्यक्तियों को दोबारा से हमारी कंपनी में या हमारे जॉब में हम रख सकते हैं। बीच के अनुसार भर्ती पर्याप्त मानव संसाधनों का विकास एवं आरक्षण है। इसमें मानव शक्ति का एक पूल निर्माण करना सम्मिलित है, जिसमें से संगठन अतिरिक्त कर्मचारियों की आवश्यकता की पूर्ति कर सके। तो इसमें भी वही चीज़ लिखी गई है कि यह क्या होता है कि एक प्रकार का मानव शक्ति का पुल का निर्माण करते हैं, जिसमें संगठन अतिरिक्त कर्मचारियों की आवश्यकता की पूर्ति करता है। मतलब संगठन में जो भविष्य के लिए अतिरिक्त कर्मचारी हैं, जो मतलब अगर एक कर्मचारी जाएगा तो उसके स्थान पर हम दूसरे कर्मचारी को बिना किसी समय गवाए हम तुरंत उसे क्या कर सकते हैं कि उस जगह पर उसको फिट कर सकते हैं। रोजर हेग के अनुसार भर्ती का मुख्य उद्देश्य संगठन के कार्य को सफलतापूर्वक करने के लिए आवश्यक नए कर्मचारियों के पदों को पूरा करने हेतु कर्मचारियों को ढूंढना, उनसे आवेदन करवाना, उनका मूल्यांकन करना तथा उनका स्थान निश्चित करना। अब भर्ती की नीति या सिद्धांत की बात करें अपन, रिक्रूटमेंट पॉलिसी और प्रिंसिपल। सबसे पहले शीर्ष प्रबंधन से भर्ती। कर्मचारियों की भर्ती संगठन के एक केंद्रीय स्थान या शीर्ष प्रबंधन से की जानी चाहिए। मतलब आप जब रिक्रूटमेंट दे रहे हैं तो रिक्रूटमेंट देने के लिए आपको जो मैनेजमेंट का टॉप लेवल होता है, यानी कि ऊपर से हमें इस प्रोसेस को करना है। ऐसा नहीं है कि बीच में से ही कोई भी व्यक्ति कभी भी कोई भी रिक्रूटमेंट निकाल देगा कि भैया आज हमारे कंपनी में इतने लोगों की आवश्यकता है। जब तक कंपनी का जो मालिक है, जो संगठन का जो ऑर्गेनाइजेशन है का जो हेड है, उसे नहीं पता हो कि हमारे यहाँ रिक्रूटमेंट कितनी है, हमारे यहाँ भर्ती कितनी है, जब तक आप इस प्रोसेस को नहीं कर सकते। तो शीर्ष प्रबंधन के द्वारा ही भर्ती की जानी चाहिए। केंद्रीय स्थान उसका होना चाहिए। जैसे हमारे भारत देश में अगर हमारे स्टेट गवर्नमेंट की जॉब अगर कोई निकलती है तो हमारे प्रधानमंत्री, हमारे जो उद्योग मंत्री हैं, उन्हें ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए और वहीं से स्टेट गवर्नमेंट के लिए हमारे पास कोई जॉब या कोई रिक्रूटमेंट निकलती है। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में है तो सेंट्रल गवर्नमेंट में हमारे जो प्रधानमंत्री है उन्हीं की ओर से चीज़ें जो होनी चाहिए प्रेषित होनी चाहिए। आवश्यकता के अनुरूप कर्मचारियों की भर्ती कितनी मात्रा में की जाएगी, इसके लिए संस्था की वर्तमान आवश्यकता को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। तो कर्मचारियों की जो भर्ती है वो कितनी मात्रा में करना है, ये आपको क्या करना पड़ेगा कि वर्तमान स्थिति जो है, वर्तमान आवश्यकता जो है हमारे बिजनेस की, उसको ध्यान में रखकर आपको इसकी रिक्रूटमेंट करना है। जैसे अगर हमें 9,000 लोगों की आवश्यकता है तो वर्तमान में हमारे पास कितने कर्मचारी हैं, ये कब रिटायर होंगे, ये सारी चीज़ें आपको जो है वर्तमान स्थिति को पूरा ध्यान पहले रखना पड़ेगा कि हमारे पास कितने लोग पहले से बैकअप में हैं और अगर हम इतने लोगों को आगे लेकर जाएंगे तो हमारा कितने पद खाली होने वाले हैं, उसके हिसाब से आप रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। जैसे कि मान लो कि हमारे एक ऑर्गेनाइजेशन में 500 लोगों का जो है प्रमोशन होने वाला है, तो आपको क्या करना है कि उन 500 लोगों की जो जगह खाली रहेगी, अब उसमें उन न्यू फ्रेशियर लोगों को 500 लोगों को हमको उसमें डालना है। तो आपकी भर्ती की यानी कि रिक्रूटमेंट की जो प्रोसेस है वो 500 लोगों पर आधारित होनी चाहिए। दोनों स्रोत को महत्व देना। तो भर्ती के 2 स्रोत होते हैं जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। भर्ती का आंतरिक और बाहरी स्रोत दोनों का ही समान रूप से यूटिलाइज यानी कि उपयोग रिक्रूटमेंट के अंतर्गत होना चाहिए। सरकारी नीति की जानकारी। भर्ती की नीति निर्धारित करते समय समान प्रकृति की संस्था की भर्ती नीति और सरकारी नीति का ध्यान रखना चाहिए। तो आपको सबसे पहले जब भी भर्ती आप कर रहे हैं, रिक्रूटमेंट आप जब भी दे रहे हैं, तो आपको आपकी गवर्नमेंट पॉलिसी
और आपकी खुद की पॉलिसी, दोनों का बराबर बराबर विशेष तौर पर ध्यान देना रखना पड़ेगा कि आपकी पॉलिसी क्या है और गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है। गवर्नमेंट की पॉलिसी के अनुसार ही आप रिक्रूटमेंट दे सकते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि आप 18 साल से कम के व्यक्तियों को कभी भी जॉब पर नहीं रख सकते। तो आपको इस पॉलिसी का भी ध्यान देना है। और दूसरी आपकी पॉलिसी ये होनी चाहिए कि आपको अगर किसी भी पद के लिए एक पढ़े लिखे पद के लिए, मतलब पढ़े लिखे व्यक्ति की आवश्यकता है, तो आप वहाँ पर किसी कम पढ़े लिखे व्यक्ति को जॉब नहीं दे सकते, क्योंकि ये आपकी पॉलिसी। ठीक है। उसके बाद लोचपूर्ण भर्ती की नीति लोचपूर्ण, स्पष्ट एवं व्यापक होनी चाहिए। तो लोचपूर्ण का मतलब ये होता है कि फ्लेक्सिबल। तो जब भी आप कोई पॉलिसी या कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस जब बनाते हैं, तो वो सारे के सारे जो पॉलिसीज़ होती हैं वो काफ़ी फ्लेक्सिबल होना चाहिए, यानी कि समय को देखते हुए वो कभी भी चेंज हम कर सकें। और स्पष्ट होनी चाहिए, जो भी पॉलिसी आपने बनाई है वो स्पष्ट हो, व्यापक हो, यानी कि इतनी स्पष्ट होनी चाहिए कि वो कोई भी व्यक्ति जब उसको एक बार देखे या पढ़े तो उसे तुरंत ये समझ में आ जाना चाहिए। नियमों की स्पष्टता, संस्था में कार्यरत कर्मचारियों के बच्चों को यदि भर्ती में प्राथमिकता हो तो उसके नियम स्पष्ट होने चाहिए। ठीक है। तो जिसे हम बोलते हैं कि एक प्रकार का अनुकंपा, जिसको सन 1973 में मोरारजी देसाई ने लागू किया था। अनुकंपा को 1973 में लगभग ख़त्म कर दिया गया था। अनुकंपा भर्ती पहले हुआ करती थी, मोरारजी देसाई के कार्यकाल में इसको ख़त्म कर दिया गया था। तो अनुकंपा भर्ती यह होती है कि अगर आपके पेरेंट्स किसी भी स्टेट गवर्नमेंट या किसी भी संस्था में काम कर रहे हैं, तो क्या हो सकता है कि उनके स्थान पर जब, मतलब वो उनकी डेथ होगी या किसी भी कारणवश वो रिटायर्ड होते हैं, रिटायर्ड तो नहीं बोल सकते हम, अगर उनकी डेथ होती है तो आपको उनके स्थान पर जॉब दे दी जाती है। गवर्नमेंट जॉब में पहले ये ऐसा होता था, प्राइवेट नौकरियों में अब ऐसा नहीं होता है। लेकिन जो भी हमारे नियम है इसके बारे में स्पष्ट तौर पर आपको नियम वहाँ पर लिखना होंगे। योग्यता को महत्व देना, भावी कर्मचारी की पूर्ति के स्रोत का पूरा पूरा सदुपयोग कर संस्था योग्यता के आधार पर ही भर्ती करना चाहिए। भावी कर्मचारी के स्रोतों को पूरा पूरा सदुपयोग कर। ठीक है। कहने का मतलब ये है कि आपको भविष्य के लिए कर्मचारी की पूर्ति करना है तो आपको जो भी स्रोत है उसका पूरा पूरा उपयोग करना पड़ेगा, आंतरिक और बाहरी दोनों। और उसके बाद आपको उनकी योग्यता के आधार पर उनकी भर्ती करना है, ना कि लाल फीताशाही के अंतर्गत। लाल फीताशाही मतलब भाई भतीजावाद, यानी कि आपको ये नहीं करना है कि आपके वो जो व्यक्ति हैं, मतलब अगर पहचान गए तो आप उनको जॉब पर रख लें। ठीक है। पक्षपात रहित होना चाहिए, भर्ती में किसी प्रकार का पक्षपात नहीं करना है, निष्पक्ष भर्ती आपको करना है। ठीक है। कार्य विशेषज्ञ की सेवा, भर्ती जिस कार्य के रिक्त पदों के लिए की पूर्ति के लिए की जा रही है उसके विशेषज्ञ की सेवा और साक्षात्कार हेतु लेने से योग्य व्यक्ति का चयन करने में सरलता रहती है। मतलब जिस पद के लिए आप उसको रिक्रूट कर रहे हैं तो उस योग्य व्यक्ति को लेकर आए जो उस पद पर पहले था, और उसी से साक्षात्कार यानी कि उसी से इंटरव्यू लेने के लिए कहा जाए तो आप योग्य व्यक्ति को चयन कर सकते हैं। अब मैं आगे आपको पढ़ा रहा हूँ भर्ती के स्रोत। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भर्ती के दो स्रोत होते हैं, इंटरनल सोर्सेस और एक्सटर्नल सोर्सेस, यानी कि आंतरिक भर्ती और बाह्य भर्ती। आंतरिक भर्ती क्या होगी? जब हम क्या करते हैं कि संगठन में जो भी खाली पद होते हैं उनका रिक्रूटमेंट, यानी कि उनको हम हमारे जो अंदर के कुछ कर्मचारी, यानी कि हमारे बिजनेस में जो पहले से ही काम कर रहे हैं, संस्था में जो पहले से ही काम कर रहे हैं, उनसे आवेदन पत्र मंगवा कर उस रिक्त पद को हम स्वयं भर दे रहे हैं। यानी कि हमको बाहर से किसी व्यक्ति को नहीं लेना है, हमको अंदर ही उस पद को भरना है। तो उसे हम क्या कहेंगे? आंतरिक स्रोत कहेंगे।
जैसे एक एग्ज़ाम्पल, हमारे यहाँ अगर एक मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि, या फिर हम बोल सकते हैं कि हमारा मैनेजमेंट में मैनेजर की पोस्ट खाली हो जाए, और हमारा जो टीम लीडर है, कंपनी का एक टीम लीडर होता है, एक सुपरवाइज़र होता है, कंपनी के कर्मचारी होते हैं, अगर वो अच्छी तरीके से कार्य कर रहे हैं तो आप उनमें से ही किसी एक व्यक्ति को मैनेजर की पोस्ट पे बिठा सकते हैं। तो ये आंतरिक भर्ती होती है, जो हमारे संस्था के अंदर से ही हम हमारे रिक्त पदों को भर रहे हैं। तो इसके 3 पॉइंट हो सकते हैं अलग अलग तरीके से। फर्स्ट पॉइंट है पदोन्नति। तो जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाया था, उसी प्रकार से देखें आप, जो प्रमोशन है वही एक पॉइंट है। संगठन के मध्य या उच्च स्तरीय पदों पर को भरने के लिए पदोन्नति की जाती है। इसके अंतर्गत निचले पद पर कार्य कर रहे कर्मचारी को पदोन्नत किया जाता है। जैसे एक निम्न श्रेणी के लिपिक को उच्च श्रेणी के लिपिक में के पद पर पदोन्नत करना, अथवा एक श्रमिक को निरीक्षक बना देना, है ना। तो जैसे एक लोअर कैटेगरी का क्लर्क होता है, और तो उसको हम सीनियर कैटेगरी के क्लर्क में बदल देंगे, या एक हमारा जो वर्कर है उसको हम क्या कर देंगे, सुपरवाइज़र बना देंगे। तो ये हमारी क्या होती है, कर्मचारियों का प्रमोशन होता है, जो कि हमने अंदर ही अंदर कर लिया है, हमको बाहर से आवेदन मंगाने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर नहीं पड़ी। सेकंड होता है स्थानांतरण करना, यानी कि ट्रांसफ़र करना। अब ट्रांसफ़र करने का मतलब ये होता है कि एक संस्था के कई सारे ब्रांच हो सकते हैं, ठीक है। तो उस ब्रांच में अलग अलग व्यक्तियों की आवश्यकता हमको हो सकती है। जैसे मान लो सपोज़ हमारा एक ब्रांच इंदौर में है, एक ब्रांच हमारा भोपाल में है। अगर हमारा इंदौर ब्रांच जो है काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर रहा है, लेकिन भोपाल ब्रांच हमारा नहीं चल पा रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं कि हमारे इंदौर ब्रांच का जो मैनेजर है, इंदौर ब्रांच के जो वर्कर हैं, इंदौर ब्रांच के जो सुपरवाइज़र है, अगर यहाँ पर बेटर कार्य कर रहे हैं और हमारे यहाँ की स्थिति अगर संभली हुई है, तो हम हमारे यहाँ के कर्मचारियों को, या यहाँ के सुपरवाइज़र जो हमारे यहाँ के बेस्ट कर्मचारी हैं, उन्हें हम हमारी भोपाल ब्रांच में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अतिरिक्त कर्मचारियों को समायोजन करना, उपक्रम के किसी विभाग में के अतिरिक्त कर्मचारियों को संस्था के अन्य विभागों, शाखाओं व कार्यालयों तथा कारखानों में स्थानांतरण करके भी उचित समायोजन किया जा सकता है। आप जैसे मान लो कि हमारे संस्था में कई प्रकार के अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। तो डिपार्टमेंट में अगर अतिरिक्त कर्मचारी कार्य कर रहे हैं और हमारे किसी दूसरे डिपार्टमेंट में अगर स्टाफ की कमी पड़ती है, तो हम हमारे पहले एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में व्यक्तियों की भर्ती कर सकते हैं। सेकंड स्रोत हमारा होता है बाह्य स्रोत। नाम से ही समझ में आ रहा है जैसे कि भर्ती का दूसरा स्रोत जो होता है वो बाह्य स्रोत कहलाता है, जहाँ पर हम क्या करते हैं कि अंदर के कर्मचारियों को छोड़कर बाहर के व्यक्तियों से आवेदन मंगवाते हैं, जिसे हम बाह्य स्रोत कहते हैं, और यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। तो भर्ती के बाह्य स्रोत निम्नलिखित है। सबसे पहले पूर्व कर्मचारी। तो पूर्व कर्मचारी का मतलब यह होता है कि जिसको हमने रिटायरमेंट दे दिया है, हमारे यहाँ के एक ऐसे कर्मचारी जिसको हमने रिटायर्ड कर दिया है, रिटायरमेंट दे दिया है, अब उस कर्मचारी को दोबारा से हमारे यहाँ क्या करना है, हमको अगर रखना है, तो उससे क्या होता है कि एक जांचा परखा और अनुभवी व्यक्ति हमको पहले से कम सैलरी में अब वापस से उपलब्ध हो जाएगा, ठीक है, और उस व्यक्ति को भी पुनः रोजगार मिल जाएगा। इससे दोनों ही पक्षों को लाभ होता है, ठीक है। सेवानिवृत्ति के बाद, यानी कि रिटायरमेंट के बाद अगर किसी व्यक्ति को आप जॉब पर रखते हैं, तो ये एक प्रक्रिया है। सेकंड, वर्तमान कर्मचारी के मित्र या रिश्तेदार रखना। अब अगर आपके यहाँ कोई रिक्रूटमेंट करना है, तो जो आपके वर्तमान कर्मचारी हैं, कभी कभी हम क्या करते हैं कि उसके लिए हमारे जो कर्मचारी हैं उनके रिश्तेदार, मित्र, उन लोगों को भी हम हमारी संस्था में प्रवेश दे देते हैं उनकी योग्यता के अनुसार। रोजगार कार्यालय द्वारा भर्ती। तो रोजगार कार्यालय के द्वारा भी भर्ती हमारे यहाँ की जाती है। जैसे कि आप 10वीं 12वीं पास होने के बाद हमारे ज़िलों में अलग अलग रोजगार कार्यालय होते हैं, वहाँ पर हम क्या करते हैं, आवेदन देते हैं, जिससे हमको गवर्नमेंट, प्राइवेट हर प्रकार की जॉब मिल सकती है। तो उनके द्वारा भी संस्था
योग्य और अनुभवी व्यक्तियों को क्या करती है कि जॉब देती है। उसके बाद आते हैं हमारे पास विज्ञापन द्वारा भर्ती। आपने देखा होगा कि पेपर में एडवर्टाइजमेंट आते रहते हैं रिक्रूटमेंट के लिए, तो हम समाचार पत्रों के द्वारा भी या टेलीविज़न के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं कि रोज़गार का आवेदन देकर रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। परिसर भर्ती, इसके अंतर्गत क्या होता है कि शैक्षणिक संस्थाएं जैसे स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान जो होते हैं, यहाँ से हम इच्छुक व्यक्तियों को रोज़गार दे सकते हैं, रिक्रूटमेंट करवा सकते हैं। और भी कई पॉइंट होते हैं श्रम संगठन द्वारा। अन्य बाह्य स्रोत में पेशेवर, भूतपूर्व सैनिक कर्मचारी, अंशकालीन कर्मचारी, अनियमित आवेदन, बहुत सारे पॉइंट हमारे पास हो सकते हैं। अब भर्ती की पद्धति की बात करें तो प्रत्यक्ष भर्ती और मध्यस्थ द्वारा भर्ती, रोजगार केंद्रों द्वारा भर्ती, निजी रोजगार संस्थान द्वारा भर्ती, कर्मचारी द्वारा संघों द्वारा भर्ती और मित्रों और रिश्तेदार द्वारा भर्ती और वेब प्रकाशन। तो 2 पॉइंट इसमें कुछ अलग हैं, वो मैं बता दे रहा हूँ आपको। प्रत्यक्ष भर्ती के अंतर्गत क्या होता है कि यह भर्ती की यह पद्धति वैज्ञानिक है। इसके द्वारा रिक्त स्थानों की घोषणा पहले से कर दी जाती है और साक्षात्कार लिखित परीक्षण लेकर ही यहाँ पर भर्ती होती है। जैसे कि मान लो कि किसी एग्ज़ाम को हम देते हैं, जैसे एसएससी का एग्ज़ाम हो गया, हम पहले एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम के बाद रिज़ल्ट आता है, रिज़ल्ट आने के बाद इसका ट्रेनिंग होता है, ठीक है, तभी हम यहाँ पर रिक्रूट होते हैं। तो ये अंडरस्टैंड कर लीजिएगा डिटेल में। अब हम मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके आगे के पार्ट्स बताऊंगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।